नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप एक मैसेज कर दीजिए। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग वहाँ पर जो है डाल देंगे, तो आप सभी को आपका जो स्पेशल पर्सनल जो ग्रुप है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा एक ऐसे बेस्ट बुक के बारे में जो कि बीएड के लिए बनाई गई है, और ये जो है चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है साथियों, ये बेसिकली कला वर्ग वालों के लिए है। उत्तर प्रदेश बीएड से कोई जो है बीएड कर रहा है यूपी से, तो कला वर्ग वालों के लिए जो है बुक है, ये कह सकते हैं पूरी एक कंप्लीट स्टडी गाइड है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को इस तरीके से जो बुक देखने को मिलेगा, जहाँ पर स्टार्टिंग के पेज पर आप सभी को जो प्रवेश परीक्षा का प्रारूप है और जितने भी विषय सूची है सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो लास्ट 6 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसके डिटेल आंसर की भी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर जो गाइड बुक मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से जो देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर डिटेल में आपको जो है चीज़ें बताई गई हैं, चीज़ें समझाई गई हैं। तो आप अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो आप सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है दे दिया है, या आप लोग मार्केट में जाकर के चक्षु प्रकाशन करके आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये बुक जो है देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर स्टडी गाइड बुक भी आता ही आता है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर इसका जो है एक प्रैक्टिस सेट वाला बुक आता है, जहाँ पे आपको 15 प्रैक्टिस सेट, 9 जो आपके सॉलिड पेपर। हेलो एंड नमस्कार माय डियर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप जानते हैं चल रहा है हम लोगों का रैपिड फायर। हम लोग अर्थव्यवस्था को एक बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं। हमने टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से सवालों को देख रहे हैं, जो नए सवाल हैं उन्हें देख रहे हैं और उसमें कुछ रिवीजन भी कर रहे हैं। ठीक है, और अपने तैयारी को धार दे रहे हैं। इस बार समझ लेना, इस बार आप एग्जाम में बैठेंगे तो पता चलेगा एग्जाम में कुछ है ही नहीं, बस जो था वो पहले था। फिलहाल आओ तैयारी में। सबसे पहला सवाल है आपके पास, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ की सीमा तक के ऋणों के लिए ब्याज का अनुदान है। यानी अगर 2 करोड़ रुपए की बात कर ले हम, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ रुपए के लिए कितना ब्याज देना पड़ेगा? ब्याज दर पूछ रहा है 2 करोड़ पर। तो 2 करोड़ पर ब्याज दर 3% है। कृषि की बात है तो 3% होगा। कितना परसेंट सोचो, कितना नॉमिनल है, तो कितना परसेंट है भैया? मात्र और मात्र 3% है। आप सभी को याद रखना है। आगे हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कहा गया है कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन कौन सा क्षेत्र करता है, बताना है। आप जानते हैं हमारे पास एक है प्राथमिक, एक है द्वितीयक, एक है तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र भी कहते हैं इसे। कई बार एग्जाम में तो सीधा यही पूछ लेता है कि इसका अन्य नाम क्या है। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी हम जानते हैं। और ये जो हमारा द्वितीयक है इसे हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र क्या कहते हैं? यहाँ पर विनिर्माण का काम हो रहा होता है। प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं अगर प्राकृतिक वस्तुओं की उत्पादन की बात करें। कृषि क्षेत्र का मतलब यही हुआ कि प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन जहां होता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि से संबंधित है ये, आपको याद रखना। इसमें कृषि आएगा, वानिकी आएगा, मत्स्य पालन आएगा। क्या आएगा? इसके अंतर्गत कृषि आ जाएगा, वानिकी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वानिकी आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मत्स्य पालन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मत्स्य पालन भैया। इसी में आएगा खनन आएगा, तेल आएगा, गैस आएगा। क्या आएगा? खनन आएगा। खनन, तेल और गैस का निकास यहीं से आता है, आपको याद रखना। सेवा क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र है आप जानते हैं इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, या आप जानते हैं उद्योग क्षेत्र या विनिर्माण कहते हैं, दोनों कहते हैं, याद रखना। सेवा क्षेत्र में आपका बैंकिंग आएगा। क्या आएगा भैया? बैंकिंग आएगा। बैंकिंग, बैंकिंग आ जाएगा। आप जानते हैं बीमा आएगा, जीवन बीमा। जीवन बीमा, जीवन बीमा इसी में आ जाएगा। इसी में परिवहन आ जाएगा भैया।
क्या आएगा, इसी में परिवहन आ जाएगा, इसी में जीवन बीमा आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, इसी में स्वास्थ्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसी में स्वास्थ्य आ जाएगा, इसी में शिक्षा आ जाएगा, ये सब इसी के यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी आप उत्तर कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं हैं, यानी जो राजस्व विभाग है उसका कार्य इनमें से कौन सा नहीं है, ये आप सभी को बताना है। कौन सा राजस्व विभाग का कार्य नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो नहीं है के बारे में बात जब भी किया जाए तो ध्यान से देखना, राजस्व विभाग के कार्य नहीं है। हमसे कहा गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्या यह राजस्व विभाग का कार्य है? राजस्व विभाग जो होता है वो सचिव के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। राजस्व विभाग जो होता है वो कौन कौन सा कार्य करता है? पहली बात तो ये देखो, ये प्रत्यक्ष करों के लेवी और संग्रहण से संबंधित मामले देखता है, अप्रत्यक्ष करों के लेवी और संग्रहण से संबंधित मामलों को देखता है, आर्थिक अपराधों और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन की जांच करता है ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो यहां पर आपका दिया गया है, ई सेवाएं, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यह राजस्व विभाग का कार्य नहीं है। तीनों के तीनों नहीं है। कौन नहीं है? ना तो ये है ना तो ये है, ये तीनों की तीनों राजस्व विभाग के कार्य है ही नहीं, तो कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर आ रहा है, तो आप एकदम सही हैं, करेक्ट हैं, राइट हैं। एग्जाम में आ जाता है पूछना। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र आपको याद रखना है, एक बंदरगाह है जिसे हम कहते हैं कांडला बंदरगाह। प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन है? कांडला बंदरगाह है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में यह है। कहां पर है? गुजरात के कच्छ में यह पड़ता है, याद रखना। कहां पड़ता है भाई? गुजरात के कच्छ में यह कांडला बंदरगाह आपका पड़ जाता है। इस पर नियंत्रण भारत सरकार के जहाज रानी मंत्रालय का है, और ये आप जानते हैं वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है। कांडला बंदरगाह का ऐसा क्या हुआ है, इसका नाम चेंज कर दिया। क्या किया गया? इसीलिए तो ये आया है एग्जाम में, इसका नाम क्या हो गया? बदल दिया गया। इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? दीन दयाल उपाध्याय। दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या रख दिया गया इसका नाम? दीन दयाल बंदरगाह, या उपाध्याय नहीं, दीन दयाल बंदरगाह, सीधा दीन दयाल बंदरगाह। उपाध्याय क्या होता है? कांडला बंदरगाह का नाम क्या रख दिया गया? दीन दयाल बंदरगाह। इसीलिए थोड़ा सा ये एग्जाम में आता है, फेमस भी है, याद रखना है। ओके। हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए, है ना? जीएम बीज, पारंपरिक बीज, HYB बीज, या आप जानते हैं HYB बीज, यानी आप जानते हैं हाई, क्या है? HYB का मतलब जानते हैं क्या होता है? HYB का मतलब जानते हैं क्या होता है? हाई यील्ड वैरायटीज। क्या होता है? हाई यील्ड जो है वैरायटीज, यानी कि उच्च उपज वाली किस्में। हाई यील्ड वैरायटीज का मतलब होता है हाई यील्ड, यानी कि हाई यील्ड वैरायटीज यानी उच्च उपज वाली किस्में। 1966-67 में हरित क्रांति लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1966-67 में आप जानते हैं खाद्यान्न संकट पड़ा था, तो इस समय आप जानते हैं हरित क्रांति लाया गया। ये खाद्यान्न से संबंधित है। हरित क्रांति किससे है? खाद्यान्न से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है। और सर्वाधिक प्रभाव इसका उपज में गेहूं पर पड़ा था। सर्वाधिक किस पर? गेहूं पर, उसके बाद चावल पर पड़ा था। आप सभी को याद रखना है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। ओवरऑल विश्व में आप जानते हैं नॉर्मन बोरलॉग है। याद रखो कि MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित कर दिया गया है, इसलिए एग्जाम में थोड़ा सा ये आने योग्य बातें हैं। पूछ ले हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विलियम गैड ने किया था। किसने किया था? विलियम गैड। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या किया था? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम
प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग आप कहेंगे विलियम गैड, है ना, है ना, विलियम गैड या ऐसे ही कुछ है, थोड़ा बहुत ये यहां पर कंफ्यूजन है, देख लेना। विलियम गैड शायद है, क्या है, पर सबसे पहले नाम किसने दिया था? विलियम गैड ने दिया था। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहां के? यूएसए के वैज्ञानिक थे, यूएसए के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सर्वप्रथम नाम दिया था, आप सभी को याद रखना है। भारत अगर पूछे कि इसका प्रभाव कहां कहां पर पड़ा, तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कहां कहां पड़ा इसका प्रभाव? हरियाणा, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ा था, आप सभी को याद रखना है। हाँ, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन। तो HYV अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आप एकदम सही उत्तर कर रहे हैं। HYV, HIV नहीं, HYV, हाई इल्ब्राइटीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप उत्तर कर दो, HY। कुछ लोग HIV उत्तर कर रहे हैं। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो, आप जानते हैं क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, जो एड्स जो है से संबंधित है ना। हाँ, तो वो अलग है, ये अलग है भैया। किसी की बात कर रहे हैं और आप रोग की बात कर रहे हैं। कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? कर मुक्त अनुलाभ है। महंगाई भत्ता बिल्कुल नहीं, कर मुक्त नहीं है, कर लगेगा। भोजन भत्ता लगेगा। समय आप जानते हैं, यानी ओवर टाइम, अगर आप ओवर टाइम जॉब कर रहे हैं उसका पैसा अकाउंट में गया, इसका भी लगेगा। भाई पैसा ही तो है, ओवर टाइम काम करोगे पैसा बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कर लगेगा, है ना। नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग, आप जानते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। कर मुक्त अनुलाभ का मतलब नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई सुविधाओं से है, जिसके मूल्य को कर्मचारी के कर योग्य वेतन की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाता है। तो नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण, मनोरंजन सुविधा, नाश्ते की सुविधा, टेलीफोन सुविधा, ये सब आप जानते हैं कर मुक्त अनुलाभ के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, याद रखना। 19-20 के दौरान इसका कोई मतलब नहीं है, 19-20 का पुराना है, हटा देते हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं, ये आप सभी को बताना है। तो विदेशी आपसे पूछे तो कितने मार्ग उपलब्ध हैं? 2। FDI की अगर हम बात करें, FDI से संबंधित भारत में विदेशी प्रत्यक्ष लाभ, यानी कि FDI है ना, FDI आपको कह सकते हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी FDI के 2 मार्ग हमारे पास हैं, एक स्वचालित मार्ग, एक सरकारी मार्ग। कितने मार्ग होते हैं? 2 मार्ग होते हैं। एक तो होता है स्वचालित मार्ग, स्वचालित मार्ग, एक होता है सरकारी मार्ग। कितने मार्ग होते हैं? 2 मार्ग होते हैं। एक होता है स्वचालित मार्ग, एक होता है आप जानते हैं सरकारी मार्ग होता है, आप सभी को याद रखना है। स्वचालित मार्ग जो होता है, विदेशी इकाई को सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सरकारी मार्ग में विदेशी इकाई को सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, लो आ गया RBI, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। यहां पर 2-3 चीजें फटाफट देख लो। ये जो RBI है, RBI आप जानते हैं 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में आप जानते हैं 1 अप्रैल, क्या हुआ? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई, स्थापना कर दिया गया। 1937 तक
1937 तक, 1937 तक जो हेडक्वार्टर है, 1937 तक जो हेडक्वार्टर है कोलकाता था, है ना, कोलकाता था। और आप जानते हैं कोलकाता 1937 के बाद, 37 के बाद आप जानते हैं मुंबई, वर्तमान में भी मुंबई है। हेडक्वार्टर कहां है? वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? 1949 में। कब कर दिया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण यानी सरकारी कब घोषित कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये सारी चीजें आपको लगातार बैक टू बैक याद करना है। पूछ लेता है किसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? तो यंग हिल्टन कमिटी समिति की सिफारिश पर। किसके? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। यंग हिल्टन समिति आप जानते हैं, इसे ही हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं, यंग हिल्टन समिति। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे हम बैंकों का क्या कहते हैं? इसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं। इसका कार्य क्या है? करेंसी जारी करना, नोटों का निर्गमन करना। आप सभी को याद रखना है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। क्या है इसके गवर्नर? वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो आप जानते हैं 26वें नंबर के वर्तमान में है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है इनका? नाम है संजय मल्होत्रा। तो ये सब एक साथ आप क्या करो? एक साथ लिख डालो। संजय मल्होत्रा के बारे में आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे आरबीआई के पहले गवर्नर, तो ऑसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की बात कर दी गई फिर से। एफडीआई, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कौन नियंत्रित करता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कौन नियंत्रित करता है ये बताओ। तो भाई इसको भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई नियंत्रित करेगा। कौन करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे किया जाएगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2000 के तहत। क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। क्या आया था? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2000 के तहत। किसके? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2000 के तहत विनियमित किया जाता है इसे। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार विदेशों से 10% या उससे अधिक के निवेश को हम एफडीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? 10% या उससे अधिक के निवेश को हम एफडीआई कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप सभी को याद रखना है। 1991 के संकट के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ और तब से देश में एफडीआई में लगातार वृद्धि होती गई। यानी आप जानते हैं आर्थिक संकट 1991 में आया था, जहां पर हमने एलपीजी नीति अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हमने अपनाई थी। उसके बाद से लगातार ये स्थिति इसकी बनी हुई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि हम कहें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहां है? आप हमें बता दो। तो इसका जो मुख्यालय है वो भैया मुंबई में है। लगभग अगर आपको तुक्का मारना है और बैंक के बारे में पूछ ले, तो लगभग बैंक का मुख्यालय आप जानते हैं मुंबई में होता है। सिडबी है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। क्या है? और एक है पंजाब नेशनल बैंक जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। बस इसके अलावा सभी बैंकों का मुख्यालय लगभग कहां पर है? तो आपको याद रखना है मुंबई में पड़ जाएगा। अगर पूछ ले पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहां है ना, तो आप क्या उत्तर करेंगे? तो कहेंगे सर जी दिल्ली में है, दिल्ली में।
फिलहाल नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आप जानते हैं 12 जुलाई 1982, है ना, 1982, बार्ट 82 ऐसे याद कर लो। इसका मुख्यालय मुंबई में है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है भाई। भारत में निर्यात आयात बैंक, जिसे हम कहते हैं, आप जानते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, है ना, आप जानते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, ये भी आप जानते हैं, जिसका नाम है वास्तव में एग्जिम बैंक। क्या नाम है इसका? नाम है एग्जिम बैंक। इसकी स्थापना 1982 में कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना कर दी गई थी, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। एग्जिम बैंक की स्थापना हमने 1982 में ही कर दी थी, निर्यात आयात बैंक या एग्जिम बैंक जिसे हम कहते हैं, याद रहेगा। चलिए, आयकर, आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, इनकम टैक्स जो है ये एक प्रत्यक्ष कर है। क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स जो है क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। आयकर एक प्रत्यक्ष टैक्स है। अच्छा, इन डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? जो सरकार द्वारा लगाया जाता है, यानी कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्ति की आय पर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्ति के आय पर लगाया गया कर आयकर होता है ना। वृद्धि कर, अगर आपसे कहे वृत्ति कर, सेवा कर, वृत्ति कर या व्यवसाय कर, भारत में राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। चाहे वृत्ति के कर हो या व्यापार कर हो, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और इन्हीं के द्वारा वसूला जाता है। ये भी एक प्रत्यक्ष कर है ना, आप जानते हैं। लेकिन क्या है, वृत्ति कर हो या व्यवसाय कर की हम बात करें, व्यवसाय कर, ये भी डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन किसके द्वारा? ये राज्यों के द्वारा लगाया जाता है और इन्हीं के द्वारा वसूला जाता है। सेवा कर यहां पर दिया गया है। सेवा कर किसी व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया गया कर जो होता है, और इसका भुगतान करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। एक अप्रत्यक्ष कर है सेवा कर। क्या है? जो सेवा कर है कैसा है? एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी याद रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो सही उत्तर कर रहे हैं, राइट उत्तर कर रहे हैं। बजट वजट की बात हम यहां नहीं करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हैं? अभी एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी मनमोहन सिंह है ना, मनमोहन सिंह की बात कर लें। ये उस समय क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे। और यहां पर जो कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, ये उस समय प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव, 1991 की बात मैं कर रहा हूं। क्या आया था? आर्थिक संकट आया था। क्या आया था? उस समय हमारे पास आर्थिक संकट आया था। कौन सा संकट आया था? आर्थिक संकट आया था। ये आर्थिक संकट आया कब था? तो ये आर्थिक संकट 1991 में आ गया था। कब आया था? ये जो आर्थिक संकट है ये 1991 में आर्थिक संकट आया था, आप सभी को याद रखना है। कब आया था? 1991 में ये आर्थिक संकट आया था। और इससे बाहर निकलने के लिए हमने एलपीजी नीति अपनाई। क्या अपनाई? एलपीजी नीति, यानी कि हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब आप जानते हैं वैश्वीकरण की मॉडल पर हमने इस नीति को बनाया था। इस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और इस समय आप जानते हैं प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, आप सभी को याद रखना है। अगर पूछे वर्तमान में, आपसे पूछे हाल ही में आप जानते हैं इन्हें क्या मिला है? हाल ही में इन्हें पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार, है ना, पुरस्कार से सम्मानित।
पुरस्कार से सम्मानित? ये सवाल इस बार भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह इनकी जोड़ी पुरानी है ना, तो ये सवाल यहां से बन सकता है, इसलिए बिल्कुल चूकिएगा मत, याद रखिएगा एग्जाम में जरूर। ऑप्शन नंबर ए पीवी नरसिम्हा राव अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आप एकदम सही उत्तर कर रहे हैं। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक की बात अगर हम कर लें, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना अक्टूबर 1900, आप जानते हैं स्थापना की हम बात करें, स्थापना की हम बात करें तो आप जानते हैं 20 अक्टूबर 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना हो जाती है। कब हो जाती है? 20 अक्टूबर 1983 में हो जाती है। किसके द्वारा की गई? मोहम्मद यूनुस के द्वारा। ग्रामीण बैंक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश है। क्या है? इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वो कहाँ है? बांग्लादेश ढाका में। कहां पर है? बांग्लादेश ढाका। कहां पर है भाई? बांग्लादेश ढाका में इसका मुख्यालय है। आप सभी को याद रखना है। भारत सरकार द्वारा 2000 में मोहम्मद यूनुस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। कब? आप जानते हैं 2000 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित। गांधी शांति पुरस्कार आप जानते हैं किस लिए गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था? आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए किसने भारत देश की समाजवादी साख को कमजोर किया? समाजवादी साख को कमजोर किया। पहले बात, समाजवादी साख क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं, है ना। तो आप जानते हैं समाजवादी साख, अर्थव्यवस्था आपको पता होगा, 3 प्रकार की बात आपने जाना होगा। अर्थव्यवस्था को आप जानते हैं 3 प्रकार से। एक होता है पूंजीवादी, एक होता है समाजवादी, है ना। कुछ लोग तो समाजवादी कुछ और ही समझने लगते हैं। एक होता है मिश्रित। पूंजीवादी में क्या होता है? यहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यहां पर क्या होता है? पूंजीवादी में मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। यहां पर क्या होता है? यहां पर मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यहां पर मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या होता है? यहां का मुख्य उद्देश्य होता है केवल लाभ कमाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, यहां पर आप जानते हैं मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ये पूर्णतः सरकार पर डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? ये पूर्णतः सरकार पर डिपेंडेंट होती है। ये समाजवादी यानी सरकार के अधीन सारी क्रियाएं होती हैं। यहां पर पूंजीवादी निजी क्षेत्र का अधिकार नहीं, सरकार का अधिकार होता है। यानी सरकार क्या होती है? जनता की हित सोचती है, सबका हित सोचती है। तो याद रखना, यहां पर सार्वजनिक हित की बारे में बात किया जाएगा, यहां निजी हित की बात होगी। उद्देश्य लाभ कमाना, यहां उद्देश्य होगा सार्वजनिक हित की बात होगी। पूर्णतः सरकार पर डिपेंडेंट, यहां पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं, और यहां पर सरकार का भी हस्तक्षेप रहेगा आवश्यकता अनुसार, और पूंजीवादी और इसका उद्देश्य लाभ कमाना भी रहेगा। यानी कि सार्वजनिक हित और लाभ कमाना दोनों है। तो भारत हमारा वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ गया, और ये मिश्रित समाजवादी से मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ कब बढ़ा? 1991 में। आप जानते हैं जब क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन किया गया। क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन जब किया गया, है ना। यानी कि निजीकरण जब कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निजीकरण कर दिया गया।
निवेश कर दिया गया, आप जानते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, ये समाजवादी जो साख है ये कमजोर हो गया, फिर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गए। पहले हम समाजवादी अर्थव्यवस्था में थे, लेकिन हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गए। अब हमारा जो समाजवादी साख है ये कमजोर हो गया। तो नई आर्थिक नीति 1991 में हमने क्या किया, अपना समाजवादी साख को कमजोर करके हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गए। हमारा उद्देश्य लाभ कमाना भी है, हमारा उद्देश्य है सरकार के द्वारा लाए लागू नियम को भी लागू करना और सार्वजनिक हित को भी ध्यान में रखना। यानी सरकार हस्तक्षेप तब करेगी जब आवश्यकता होगी, अन्यथा नहीं करेगी। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें आपको याद रखना है। कोई दिक्कत है? आगे, लचीली विनियम दर प्रणाली। लचीली विनियम दर प्रणाली में विनियम दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्वकथन करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ये बताओ, किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं? तो क्रय शक्ति समानता सिद्धांत। किसका करते हैं? क्रय शक्ति समानता सिद्धांत की बात करते हैं। परचेजिंग पावर, आप जानते हैं, प्रायोरिटी थ्योरी। परचेजिंग पावर प्रायोरिटी थ्योरी का हम प्रयोग करते हैं, आप सभी को याद रखना है। समझ गए? क्रय शक्ति समानता के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जा सकता है और विनिमय दर को तय किया जाता है। तो वही है ऑप्शन नंबर डी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2 जून 2000, है ना। आपसे पूछे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया नहीं था कि आपको, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था विदेशी मुद्रा अधिनियम। विदेशी मुद्रा अधिनियम आया था, आप जानते हैं, 1999 में। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे हम फेमा कहते हैं, 1999 में आप जानते हैं आया था। लेकिन 1 जून 2000 में क्या हुआ, ये प्रभावी हुआ। कब हुआ? 1 जून सन 2000 में प्रभावी हुआ। 1999 में ये लाया गया था, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, इसमें केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन देन करने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य होता है विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को आसान बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार का अनुरक्षण और संवर्धन करना, है ना। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे हम क्या कहते हैं? फेमा कहते हैं। फेमा कहते हैं, यानी कि हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम से इसे हम जान रहे होते हैं। आपको ये बिंदु भी याद रख लेना है यहीं पर। ठीक है, आइए, GATS, गैट्स का पूर्ण रूप क्या है? गैट्स, ग्रॉस अनाउंसमेंट ऑन ट्रेड इन शिप्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन शिप्स, जनरल अनाउंसमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। आप बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है, जिसे हम गैट्स कहते हैं। गैट्स, तो इसका फुल फॉर्म होता है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। क्या है? जनरल, जी से होगा जनरल, ए से होगा एग्रीमेंट, ऑन, टी से होगा ट्रेड और एस से होगा सर्विसेज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है। ठीक है, गैट की स्थापना 1948 में हुई थी। क्या हुई थी? अगर हम आपसे कहें कि गैट जो है, गैट, इसकी स्थापना, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में, आप जानते हैं किसके? ब्रिटेन। किसकी हम बात कर लें? किसकी? आपको बताएं, जो गैट है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। क्या हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में कब हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में गैट की स्थापना, GATT की स्थापना हो गई थी, आपको याद रखना। लेकिन 1 जनवरी 1995 की बात कर दें, क्या कर दें? अगर हम 1 जनवरी 1995 की अगर हम बात कर लें तो आप जानते हैं WTO को जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना
कर दी गई, है ना, जिसे हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, आप जानते हैं इसकी क्या हो गई, स्थापना हो गई। इसकी स्थापना, है ना, स्थापना हो गई। और इसकी स्थापना के बाद आप जानते हैं जो गैट है, गैट, इसे क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया और WTO की स्थापना कर दी गई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी गई। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया यह सवाल है, आपको याद रखना है। WTO जो होता है वस्तु सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा के व्यापार को विनियमित करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। WTO का मुख्यालय पूछ लेता है, विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर पूछ लेता है, आप कहेंगे इसका है जिनेवा। और जिनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में, फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है। आप जानते हैं किसके स्थान पर इसकी स्थापना हुई, तो आप जानते हैं गैट्स की स्थापना हुई थी 1948 में। इसको जब हमने क्या किया, समाप्त कर दिया, तो फिर हमने WTO की स्थापना भी कर ली। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी आप उत्तर कर दो, आप एकदम सही हो जाएंगे, आप एकदम राइट हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अगला, प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को किसके द्वारा दरों पर लगाया जाता है, बताना है किसके द्वारा इसे दरों पर लगाया जाता है। छापो भाई छापो, हाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रासंगिक वित्त अधिनियम, किसके द्वारा, प्रासंगिक वित्त अधिनियम। प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को प्रासंगिक वित्त अधिनियम द्वारा दरों, आप जानते हैं अधिनियम द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। ठीक है, भारतीय आयकर विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBDT द्वारा संचालित है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का हिस्सा है। क्या है ये, वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का हिस्सा है प्रासंगिक वित्त अधिनियम। यहां पर देख लो, प्रासंगिक वित्त अधिनियम को हम कहते हैं, आप देख लो, रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट। क्या कहते हैं, रिलेवेंस फाइनेंस एक्ट। 2017 में महिला बैंक का विलय, हाँ देख लो, 2017 में महिला बैंक का विलय किसमें कर दिया गया, 2017 में महिला बैंक का विलय किसमें कर दिया गया था, बताओ जरा। चलो ये पूछ ले कि स्टेट बैंक में कितने बैंकों का विलय 2017 में कर दिया गया था, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, है ना। देखो समझो, 2017 में स्टेट बैंक ऑफ श्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ श्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ श्रावणकोर, भारतीय महिला बैंक, क्या हो जाएगा, भारतीय महिला बैंक, भारतीय, क्या हुआ, भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर, है ना। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ, क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर,
और स्टेट, 1 मिनट का टाइम देंगे आप लोग। चलिए भाई, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और एक हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ, क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, है ना, क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। इन सब को एसबीआई में विलय कर दिया गया, एसबीआई में क्या कर दिया गया, विलय, 2017 में। तो इसी में किसको भी कर दिया गया, स्टेट, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम एसबीआई कहते हैं, आप जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हैं 1955 में इसकी स्थापना होती है। स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया है 1955 में इसकी स्थापना होती है और ये, है ना, सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। क्या है, सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक, सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है ये। क्या है, सबसे बड़ा सार्वजनिक है, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कह सकते हैं, सार्वजनिक बैंक के सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कह सकते हैं। एसबीआई को आप सभी को याद रखना है। आप जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, पूछ लेता है। और पंजाब नेशनल बैंक में आप जानते हैं पहला पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित बैंक, लेकिन स्वामित्व यहां पर भी भारतीयों का नहीं था, पूर्ण रूप से स्वामित्व सेंट्रल बैंक में आया था। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आप सभी का एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, आपसे पूछ लेगा। ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, आप जानते हैं 74% की। कितने परसेंट की, 74% की, आपको याद रखना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, आप जानते हैं, डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से विदेशी निवेश सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। कितना, पहले 49% था, फिर इसे कितना कर दिया गया, 74% कर दिया गया, आपको याद रखना है। ओके, निर्मला सीतारमण ने ऐसा किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना यानी सेबी की स्थापना बोल रहा है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। कहां पर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, लखनऊ में है। ये आप जानते हैं किसको विनियमित करती है, तो आप जानते हैं सेबी के द्वारा ये जो आपका शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है ना, शेयर बाजार हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इनको विनियमित करता है सेबी। बाकी को कौन करता है, आरबीआई करता है, आप सभी को याद रखना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, आप जानते हैं, भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को। कब हुआ था, 12 अप्रैल 1992 को। कब हुआ था, 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हो गई थी। कुछ गलत कर दिया क्या, एक चीज थोड़ा सा बताओ आप, सेबी का मुख्यालय है कहां, तो ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, लखनऊ जो बता दिया, सेबी का नहीं है। यहां पर किसका है हेडक्वार्टर, शायद मैंने कल की क्लास में बताया होगा, इसे सुधार लेना आप। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है भैया, सेबी का हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में है। सेबी का हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में है। अच्छा पूछे आपसे, लखनऊ में किस बैंक का हेडक्वार्टर है, सिडबी का है। तभी तो मैं सोचूं, सिडबी जो है, सिडबी यही दो है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था
कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय दिल्ली में है और सेबी बता दिया था शायद लखनऊ, सॉरी इससे सुधार लेना आप, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी मैंने ध्यान दिया। यहाँ पे सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, सेबी का नहीं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और सेबी का कहाँ है? मुंबई में है। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं सिडबी को। तो फिलहाल इसको कौन नियंत्रित करता है? शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज। तो सेबी नियंत्रित करता है 12 अप्रैल 1992 को। कब? 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना होती है भाई, इसे थोड़ा सा आप याद रखना। सेबी के अध्यक्ष कौन है बताओ? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष आप कहेंगे तुहिन कांडा कह रहे हैं, सॉरी तुहिन कांता पांडे। कौन है भाई? तुहिन कांता पांडे है। कौन है भाई? तुहिन कांता पांडे है। कौन है? तुहिन कांता पांडे है। आप सभी को याद रखना है कौन है? कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे। एफबीसीआई का पूर्ण रूप क्या होगा बताओ? एफबीसीआई का पूर्ण रूप क्या होगा? फुल फॉर्म क्या होगा? क्या फॉरेन वेटरन कारपोरेट इन्वेस्टर होगा या फॉरेन, आप जानते हैं वॉल्यूमिनस कारपोरेट इन्वेस्टर होगा या फॉरेन वेंटेज कैपिटल इन्वेस्टर होगा या फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होगा? क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी अगर हम एफबीसीआई का पूछें तो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, यानी फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। वी मतलब होगा वेंचर। क्या होगा? वी मतलब होगा वेंचर, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, यानी विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक। क्या कहते हैं? विदेशी उद्यम, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक। हिंदी में नाम क्या होगा? विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, इसका नाम हो जाएगा, आपको याद रखना। यानी भारत के बाहर नियमित या स्थापित एक निवेशक है जो या तो एक घरेलू उद्यम पूंजी कोष या उद्यम पूंजी उपक्रम में निवेश कर सकता है। आपको याद रखना। ये जो आपका एफबीसीआई है इसको सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? सेबी द्वारा नियंत्रित। किसके द्वारा? सेबी द्वारा नियंत्रित। सेबी द्वारा क्या किया जाता है? इसे नियंत्रित किया जाता है। याद रखना किसके द्वारा? सेबी द्वारा इसे नियंत्रित करते हैं हम। और सेबी द्वारा किसे नियंत्रित करते हैं? शेयर मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को। ये सब सेबी द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं, आप सभी को याद रखना। ओके है? किस बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिदान शेयर होता है? एक समान प्रारंभिक अभिदान शेयर होता है किसमें? आप फटाफट से बता दीजिए। तो ये होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसमें होता है? एक समान प्रारंभिक अभिदान शेयर न्यू डेवलपमेंट बैंक में होता है। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी? अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हो गई थी भैया? तो 2014 में इसकी स्थापना हो गई थी। कब हो गई थी? 2014 में इसकी स्थापना हो गई थी। इसका मुख्यालय संघाई में है। कहां पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर है आप जानते हैं संघाई में। कहां पर है हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर है संघाई। और संघाई कहां है? तो संघाई चीन में पड़ता है। हेडक्वार्टर कहां है? संघाई में। और कहां पड़ता है? चीन में पड़ता है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित और संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। याद रखना किसके द्वारा? ब्रिक्स देशों द्वारा इसे संचालित किया जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की बात करें। ऑप्शन नंबर बी अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो सही है, एकदम राइट है। अब यहां पर 2-3 बैंक आपको और दिख रहा है। एक दिख रहा है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक जो है 1966 में इसकी स्थापना हुई थी एशियाई देशों के विकास के लिए। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। एशियाई देशों के विकास के लिए इसकी स्थापना हुई थी।
भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में मैंने कई बार पढ़ा रखा है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। अगला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 25 दिसंबर 2015 को आप जानते हैं जो है ये लागू हुआ था, जिसे AIIB कहते हैं हम। इसकी स्थापना आप जानते हैं, स्थापना AIIB यानी आर्टिकल्स एंड एग्रीमेंट आप जानते हैं से ये लागू होता है। और आप जानते हैं इसका मुख्यालय बीजिंग में है, बीजिंग चीन में भी है, आप बीजिंग भी चीन में ही है आप जानते हैं। और 2016 में इसका परिचालन शुरू हुआ था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करो। कहा गया वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट कौन जारी करता है? आप कहेंगे सर जी अगर हम बात करें वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट तो ये व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। अगर हम बात करें तो UNCTAD एक अस्थाई अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1900 आप जानते हैं 64 में की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? तो पहली बात तो व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी करता है, अल्प विकसित देश रिपोर्ट जारी करता है, विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है, सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जारी करता है, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट जारी करता है और वस्तु तथा विकास रिपोर्ट जारी करता है। ये सारी चीजें जारी करता है, याद रखना। अगला है वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को हम क्या कहते हैं? तो वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को हम अनुलाभ कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? अनुलाभ कहते हैं, आपको याद रखना। क्या कहते हैं? अनुलाभ हम कह रहे होते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझो। एक वेतन जो ऐसा कर्मचारी जो वेतन ले रहा है अपनी सेवा के दौरान वेतन के अतिरिक्त जो भी वस्तु या सेवा प्राप्त होती है, जैसे आवास की सुविधा, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके आप जॉब पा जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, मान लो आपको सरकार आवास दे देगी तो आवास की सुविधा। आप मान लो कोई अधिकारी बन जाते हैं तो आपको एक पर्सनल गाड़ी दे दी गई। मान लो आप थोड़ा और ऊंचे जॉब पे पहुंच गए तो आपको एक नौकर दे दिया गया। तो ये सब अनुलाभ कहलाता है, यानी वेतन और मजदूरी को छोड़ दो तो बाकी जो सुविधा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो अनुलाभ है। आगे, भत्ता एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियमित अंतराल पर आवंटित की जाने वाली राशि है, यह भी आपको याद रखना है जो यहां पर दिया गया है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? अगर बात हो थोक मूल्य सूचकांक की तो ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा? थोक मूल्य सूचकांक जिसे हम WPI कहते हैं, है ना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार, आप जानते हैं आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? इनके द्वारा जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति का पता लगाने के लिए किया जाता है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आगे, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी स्टेट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्या होता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। फिलहाल आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। चालू करो, मिलते हैं आपसे हम अगले, चालू करो उसको, चालू करो, है ना। मिलते हैं आपसे अगले दिन अगली क्लास में। आज के लिए आपको इतना ही, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई, अच्छा लगा तो आप उसे लाइक जरूर करिएगा, ठीक है भाई। धन्यवाद, जय हिंद माय डियर।